हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे सीरीज में एक अहम जो है लेक्चर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो ऐसे आउटलाइन के ऊपर है। इससे पहले हमने देखा है कि ऐसे क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और आज हम देखेंगे कि ऐसे की आउटलाइन क्या चीज़ होती है, और एक टॉपिक लेके उसके ऊपर हम एक आउटलाइन बनाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ऐसे की आउटलाइन बनानी किस तरह है। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, ख़ास तौर पे जो कंपटीशन के स्टूडेंट है, चाहे वो सीएसएस के हों, चाहे वो पीएमएस के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हों, कहीं भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे जो ऐसे लिखा जाता है, चाहे कोई भी, चाहे एक छोटा-सा जो 5 पैराग्राफ का ऐसे भी हो, उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि एक आपको आउटलाइन का पता हो। जब आउटलाइन बंदा बना लेता है तो आउटलाइन क्या होता है, एक फाउंडेशन होती है। जो बंदा आउटलाइन बना लेता है तो आप समझें कि उसका ऐसे जो है वो उसके हाथ में आ गया है। अब वो उसको जो है आसानी से अपना लिखने के काबिल हो जाएगा। अब एक चीज़ आप याद रखें कि मिसाल मैं एक छोटी-सी आपको देता हूँ कि मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि हम मिलके एक कारोबार करते हैं और मेरे पास एक आइडिया है। उसके ऊपर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि हम जो है, मैंने ये सोचा है कि एक ऐसा कारोबार करते हैं जो कि भौतिक के रिलेटेड हो और उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट दरकार है। उसके बाद जो है कुछ ब्रांड के साथ हमें एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें एनुअली इतना प्रॉफ़िट मिलेगा और ये एक बहुत ग्रोइंग बिज़नेस है बुटीक का, इसलिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये क्या है, मैंने आपको एक जस्ट एक स्केच दे दिया कि ये एक बिज़नेस है। और इसमें मैंने आपसे डिटेल शेयर नहीं की। अगर मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा तो मैं कहूँगा कि इस तरह का एक ब्रांड जो है बुटीक का वो हम शुरू करें। मज़ीद जो ब्रांड्स हैं उनके साथ भी हम पार्टनरशिप करें और उसके लिए हमें एक ख़ास लोकेशन की ज़रूरत होगी जहाँ पे हमें अपनी एक शॉप जो है वो रजिस्टर करवानी होगी या हमें आउटलेट्स बनानी होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें इसके लिए वहाँ पे इतनी रकम दरकार होगी, वहाँ पे इतनी होगी। फिर ये ग्रोइंग बिज़नेस किस तरह है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह ये जो है आप मिसाल के तौर पे इतना इसमें हम मंथली कमा सकते हैं, इतना हम जो है एनुअली कमा सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है ये चीज़ें हैं। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया है कि एक स्केच है कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, उसके लिए क्या है ग्रोइंग बिज़नेस है, ओनली हमें काफ़ी सारा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो ये क्या था, एक जनरल डिस्क्रिप्शन थी। तो ये जो जर्नल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई है, जस्ट आपको एक स्केच दिया है, एक फिजिबल रिपोर्ट नहीं दी, जस्ट एक स्केच दिया है, एक आइडिया दिया है। तो ये क्या है, ये आउटलाइन कंसीडर होगा, जस्ट जो कि एक आपको बता देगा कि ये एक स्पेसिफिक जो है बिजनेस है, इसके ये डोमेन्स हैं, इनमें रह के हम ये काम स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये तो एक जस्ट एक मिसाल थी। आप इसको अगर एक ऐसे के हवाले से रिलेट करना चाहें तो आप देखते हैं कि ये किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आउटलाइन बेसिकली क्या चीज़ है। अगर आउटलाइन लिखने से पहले हम देखना चाहिए कि आउटलाइन होती क्या है। स्टूडेंट इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि आउटलाइन जो है ये कैसे लिखी जाती है, क्या चीज़ होती है। ये जस्ट एक जनरल डिस्क्रिप्शन होती है और प्लान। जनरल डिस्क्रिप्शन थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल वर्ड होगा। जस्ट एक प्लान आप समझ लें कि एक प्लान है। ये क्या, गिविंग द एसेंशियल फीचर ऑफ समथिंग, जो कि किसी चीज़ के बारे में एक एसेंशियल फीचर की बात कर देता है कि ये चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिज़नेस तो एक जनरल है, लेकिन ये क्या है, उसके एसेंशियल फीचर मैंने आपको बताए हैं कि हम बुटीक का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी और उससे हमें ग्रोइंग बिज़नेस है, उससे हमें एनुअली प्रॉफ़िट भी मिलेगा। तो ये क्या है कि जस्ट एसेंशियल फीचर्स हैं उस चीज़ के, बट नॉट डिटेल। जो मैंने बाद में चीज़ें बताई थी कि इसमें इतनी-इतनी चीज़ें हमें दरकार होंगी, फलाँ, 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 तो ये क्या है, डिटेल होगी। तो जस्ट एसेंशियल फीचर आपने बताने हैं, एक स्केच देना है कि इस हद तक जो है, ये चीज़ जो है हम कर सकते हैं। एक स्केच, एक आपने उसका बताना है कि ये चीज़ जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बनेगा, एसेंशियल फीचर ऑफ समथिंग? इट मीन्स कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन एन एसे। ऐसे में आप क्या लिखने जा रहे हैं? What are the key areas that you are going to discuss about a particular topic? कौन से की एरियाज हैं? एक एक कोई भी टॉपिक मिसाल के तौर पे आपको दे दिया जाए, मिसाल के तौर पे आपको बताया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, या आप कह लें फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो इसकी अगर आप डायमेंशन की बात करें तो इसकी बहुत सारे डायमेंशन हैं।
फूड क्राइसिस जो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है। उसकी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएँ, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस खींचें और उसके बाद अगर हम मज़ीद उसको आगे देखें तो उसकी काज़ेज़ तो कितनी सारी काज़ेज़ बनेंगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम क्या करेंगे, मेजर काज़ेज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें तो हम नहीं डिस्कस कर सकते उस टाइम में। तो हम की एरियाज जो हैं उस चीज़ के वो कौन कौन से हैं, मिसाल के तौर पर कोई और टॉपिक आप फॉर इंस्टेंस सोचें, आपके जहन क्लाइमेट चेंज है, उसके जो की एरियाज हैं, आप क्लाइमेट चेंज को बहुत सारे डायमेंशन के साथ रिलेट किया जा सकता है। उसकी काजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उसके सोल्यूशंस हैं और उसके इम्पैक्ट्स में बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आपने कौन कौन से डिस्कस करने हैं, जस्ट वो की एरियाज जो हैं आपने वो डिफाइन करने होते हैं आउटलाइन में, कि मैं इन इन चीज़ों के पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट करके इस चीज़ को जो है बयान करूँगा। इस ऐसे के ऊपर मैं इन डायमेंशंस में एक आप एक समझ लें कि अपने आप को एक आप लिमिट्स जो हैं वो बना देते हैं कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। उसमें आप एक उसका एक फ़ायदा भी ये होता है कि उसमें आप जो है आपका एक रिदम भी रहता है, आपका एक सीक्वेंस भी रहता है, आप चीज़ों को रिलेट भी करते जाते हो। वरना एक बात कभी कोई और आइडिया ज़हन में आ गया, फिर कोई और आइडिया ज़हन में आ गया, फिर इसके अलावा कोई और आइडिया ज़हन में आ गया, तो चीज़ें जो हैं वो उनमें जो है क्लैरिटी, कोहेरेंस वो नहीं रहती। तो मज़ीद अगर आप इसको देखें, आउटलाइन क्या होती है, एक समरी होती है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, उसके एक जो है आप एसेंशियल फीचर जो है वो बता देते हैं, एक प्लान जो है वो आप लिख देते हैं। तो आई थिंक उसका एक स्केच सा होता है, इसको हम आउटलाइन कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में अगर समझा जाए। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए, ये आप इन इन चीज़ों पे फोकस रखना। रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर जो ऐसे का होता है, उसको रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऐसे, उसके रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसे में जो चीज़ पूछी गई है, उसी के रेलेवेंट हो, ना कि पूछा कोई और चीज़ गई है और आप कोई और चीज़ बताने लग जाएँ। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर जो है, ऐसे में जो पूछा गया है, जो की आइडिया है, उससे क्या कर जाते हैं, उसको एड्रेस नहीं करते, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे डेविएट हो जाते हैं, इर्रेलेवेंट चले जाते हैं। तो ये इर्रेलेवेंट नहीं होना, रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे, उसके रेलेवेंट होनी चाहिए। उसके बाद ये आउटलाइन जो होती है, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं कि इस स्ट्रक्चर से ये चीज़ें पहले आएँगी, ये जो है बाद में आएँगी। उनमें एक जो ट्रांज़िशन होती है, उसको भी ये रखती है। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं? ये क्लैरिटी और कोहेरेंस के लिए ज़रूरी होती हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो आउटलाइन होती है, एड्रेसिंग द की आइडियाज़, जो ऐसे के की आइडियाज़ हैं, उनको क्या कर रही होती हैं, एड्रेस कर रही होती हैं। उसमें की आइडियाज़ किसी भी ऐसे के जो है, अगर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसकी आप काज़ेज़ में जा रहे हैं, तो आप उसकी मेजर काज़ेज़ में क्या-क्या बता रहे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज की काज़ेज़ में जाएँ, तो कहीं न कहीं जो है आपको कार्बन एमिशन जो है, वो आपको ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से बढ़ रही है, वो उसका एक वजह बन रही है। उसके अलावा जो है डिफ़ॉरेस्टेशन जो है, वो उसका एक रीज़न बन रही है। तो ये क्या है, की आइडियाज़ हैं, जिनको की आइडियाज़ के आप सेंस में जो है रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल तो इसकी बन सकती हैं, लेकिन ये की आइडियाज़ हो जाएँगे। एड्रेसिंग द पार्टिकुलर डोमेन्स, फिर जो डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स के अंदर रह के जो है हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये भी ये जो ऐसे की आउटलाइन है, ये उन चीज़ों को बता रही होती हैं कि ऐसे जो है वो किस सेंस में जो है एग्ज़ामिनर ने इसको समझा है। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक आया था कि डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। कुछ लोगों ने कहा यस, नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने कहा नो, दे कैन मूव टुगेदर। इसके लिए कोई इलिटरेसी जो है, अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस है तो क्या है, इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी कैन मूव टुगेदर। तो उन्होंने पार्टिकुलर डोमेन जो हैं उसमें वो उन्होंने हाईलाइट की, इन डोमेन्स की अगर बात की जाए तो उसमें उसने एग्जांपल्स भी दी, एविडेंसेस भी दिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं। तो ये जो आउटलाइन होती है, जो एक अच्छा एग्जामिनर है, वो स्टूडेंट की ऐसे की आउटलाइन देख के उसको पता चल जाता है कि ये जो स्टूडेंट है इसका क्या लेवल है और ये क्या सोचता है, एक ऐसे को इसने सही समझा है या नहीं समझा, और ये क्या-क्या चीज़ें उसमें डिस्कस करेगा। यकीन जानिए कि ये जस्ट आउटलाइन देखने के बाद ही अंदाज़ा हो जाता है एग्ज़ामिनर को, क्या ये स्टूडेंट ऐसे पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस पे थोड़ा-सा आपको
फ़ोकस रखना पड़ता है। एक अच्छी आउटलाइन जो है, वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब ही आप बना पाएँगे। जो आउटलाइन बना लेता है कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में ऐसे कि यकीन जाने वो उसका एसे डेफ़िनिटली अच्छे लिखा जाता है और वो बेहतरीन एसे लिख पाता है। तो इन चीज़ों को आपने कोशिश करना है कि ज़हन में रखना है। ये जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आउटलाइन के हवाले से इनको ज़हन में रख के तब आपने जो है आउटलाइन बनानी है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो इसकी एक टॉपिक को लेते हैं, उसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकली बनाते हैं आउटलाइन के किस तरह बनानी है, तब आपको कुछ थोड़ा-सा और क्लैरिटी आ जाएगी कि आउटलाइन को किस तरह आगे लेके चलना है। तो बाकी इसके अलावा जो है दूसरे जो लेक्चर है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएँगे, लेकिन आउटलाइन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे के हवाले से, तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। अब हम चलते हैं इसकी इन डिटेल एक टॉपिक लेके उसके ऊपर आउटलाइन बनाते हैं। जी, अब हमने ये एक टॉपिक लिया है मिस इन्फॉर्मेशन, अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ फेक न्यूज़, इट्स इम्पैक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट। अ, मेजर्स टू कंट्रोल इट्स स्प्रेड, जो भी आपका ये टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जस्ट हमने एक टॉपिक उठाया है कहीं से। तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आउटलाइन जो है उनको बनाएँ और जो मेन चीज़ें होती हैं आउटलाइन के हवाले से वो यहीं पे हम कोशिश करेंगे उनको क्लियर कर लें। तो सबसे पहले जो है आपने इंट्रोडक्शन की मेजर हेडिंग ये जो होती है ये क्लियर कर लें, ये मेजर हेडिंग होती है, ये जो है मेजर हेडिंग्स होती हैं। अब की मेजर हेडिंग 6-7 ही बनती हैं, 8 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मेजर हेडिंग आपकी नहीं बनती। बाकी वो उसके सब पॉइंट्स होते हैं जो कि या तो आप सेंटेंसेस में लिख सकते हैं या आप जो है बुलेट्स में लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले जो है वो एक थीसिस स्टेटमेंट का एक हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद जर्नल स्टेटमेंट की एक हेडिंग दे देते हैं और उसके बाद वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क की हेडिंग दे देते हैं। ये सारा मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ कि ऐसे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने रेलिवेंट होके लिखना है तो इट्स ओके। कोई थीसिस स्टेटमेंट देना चाह रहा है, इट्स अप टू हिम और हर, वो दे। कोई इंट्रोडक्टरी रिमार्क देना चाहता है, जनरल स्टेटमेंट देना चाहता है, तो ये दी जा सकती हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के नीचे इवन वो लिख सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट की हेडिंग दे सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क दे सकते हैं। इट्स अप टू देम, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इंट्रोडक्शन के नीचे आप कुछ लिखें, इट्स ओके, ना भी लिखें तब भी इट्स ओके। इसके नीचे अगर थीसिस स्टेटमेंट को अगर ये समझ लिया जाए कि थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, उसको सेंटेंसेस में लिख दें, उसको फ्रेजेस में आप लिख दें कॉमा के साथ जोड़ के, या बुलेट्स में लिख दें जो इंट्रोडक्शन में आप मेन मेन चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी बना के आप लिख दें, ए बी और सी बना के आप उसको लिख सकते हैं, कोई इतना इसमें हर्ज नहीं है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो चीज़ें आपने बतानी है। यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप एक जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये कोई इतना इसमें इतना ज़रूरी नहीं होता। मेन चीज़ जो है वो आपका रेलेवेंट आपको रहना है, ऐसे में कि कोई आप उसमें इर्रेलेवेंट जो है चीज़ डिस्कस ना करें। अगर आपकी ग्रिप है तो यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट फ्रेजेस के साथ लिख दें, कॉमा के साथ जोड़ दें आपस में, या आप उसको बुलेट्स में इस तरह लिख दें एबीसी करके लिख दें, या सेंटेंस में लिख दें। तो यहाँ पे मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखने की कोशिश की है। मिस इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, हेट स्पीच है। ये सारी एक दूसरे के साथ मिलती-जुलती जो हैं अपना ये टर्म्स हैं। तो ये बेसिकली अगर इसमें देखा जाए, मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि डेलिबरेटली स्प्रेड की जाती है टू डिसीव एनी पर्सन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम अ सीरियस थ्रेट टू द इंटेग्रिटी ऑफ वर्ल्ड नेशंस एंड देयर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। आपकी एक अच्छी स्टेटमेंट पे आपको एक सेपरेट जो है लेक्चर मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, थीसिस स्टेटमेंट जो भी आप लिखने जा रहे हैं वो एक इंक्लूसिव होनी चाहिए। वो ना तो इतनी ज़्यादा नैरो होनी चाहिए कि उसमें जस्ट एक एक से दो डायमेंशन हो, ना इतनी ज़्यादा जनरल होनी चाहिए। इस काबिल हो कि वो उसमें आप
ऐसे के रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो आगे जाके ऐड कर सकें। तो मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम अ सीरियस थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ वर्ल्ड नेशन। एक वर्ल्ड लेवल को हमने डिस्कस किया एंड देयर म्यूचुअल कोएक्सिस्टेंस और स्टेट के दरमियान रिलेशंस को डिस्कस किया है। यहाँ पे भी कहीं न कहीं मिस इन्फॉर्मेशन जब उनकी लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, तो उससे डेफ़िनेटली असरात जो है मुरतब होते हैं। हार्मनी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो अगर आप किसी को डिफेम करेंगे, स्लैंडर करेंगे, तो उससे भी उसमें एक सोसाइटी का लेवल डिस्कस किया एंड प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, और इंडिविजुअल लाइफ को हमने डिस्कस किया। 3 लेवल्स को हमने इसमें डिस्कस किया है। देयर इज़ अ नीड ऑफ सीरियस मेजर्स टू काउंटर इट्स एग्जिस्टेंस। तो उसमें हमने क्या किया, जो इसके इम्पैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। मेजर्स को भी अब हम बता रहे हैं किस तरह इसको कवर करना है। देयर इज़ अ नीड ऑफ सीरियस मेजर्स टू काउंटर इट्स एग्जिस्टेंस, फंक्शनिंग एंड हार्मफुल इम्पैक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कहाँ कहाँ से एग्जिस्ट कर रही है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह कर रही है, हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो फंक्शन तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए कर रही है, हार्मफुल इम्पैक्ट जो हैं उनको किस तरह काउंटर करना है। तो ये एक बड़ी इंक्लूसिव सी एक ये बन जाएगी इसकी स्टेटमेंट। इसमें रह के हम जो है इसमें सारी डायमेंशन को ये बयान कर रही है, और इसी में हम जो है नेक्स्ट ऐसे जो है अपना लिखेंगे। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि इसकी मेजर हेडिंग जो है इंट्रोडक्शन की बन गई। ठीक है, इसके नीचे अगर आप ये ना भी लिखें, इट्स ओके फाइन, आप अपना टाइम बचाएं। इसको आप जो है आगे इंट्रोडक्शन में, चाहे स्टार्ट में, चाहे इसके दरमियान में, चाहे एंड पे लिख दें, तो वहाँ पे बल्कि आपका यहाँ टाइम जो है बच जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है, तो इसका बेसिकली एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप यहाँ पे अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है, आपकी इंग्लिश ठीक है, तो आप ज़रूर यहाँ पे लिखें, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। अंडरस्टैंडिंग द टर्म मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले तो अब हम देखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं हमें एक थोड़ा-सा मुश्किल वर्ड लगा, एक टर्म जो है जिसको ज़रूरी था कि हम उसको थोड़ा-सा समझ लें। क्योंकि हमने आउटलाइन में बताया है कि आपने एक ट्रांज़िशन से एक चीज़ों की तरफ जाना है, एक सीक्वेंस से लेके चीज़ों को चलना है, ताकि क्लैरिटी जो है वो उसमें रहे। तो अंडरस्टैंडिंग द टर्म मिस इन्फॉर्मेशन, ये एक हेडिंग दी है, मेजर हेडिंग है। तो इसमें इसके नीचे भी आप अगर कुछ लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने कॉमा के साथ ये चीज़ें जो इसमें डिस्कस करनी थी इस पैराग्राफ में वो जोड़ दी हैं, लिंक कर दी हैं, कि ये चीज़ें जो हैं एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि इसका जो पैराग्राफ होगा उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जाएँगी। तो फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन क्या, फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है स्प्रेड डेलिबरेटली टू डिसीव एनी पर्सन, वही बात जो मैंने पहले बताई है। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन एज़ अ न्यू टूल स्प्रेडिंग थ्रू फेक न्यूज़, ये एक न्यू टूल है। स्प्रेडिंग through fake news, targeting personal life of an individual, attacking on the functioning of institutions, जो कि इंस्टीट्यूशन के फंक्शन को अटैक कर रही है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रेटनिंग द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, ये एक न्यू थ्रेट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इन द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें जस्ट मैंने क्या एक फ्रेजेस से जो हैं उनको कॉमा के साथ लिंक कर दिया है और उसमें बयान कर दिया। यहाँ पे आप एक चीज़ जहन में रखें, अगर एक आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप लिखने चाह रहे हैं, अगर आप उनको इस तरह सेपरेट बुलेट्स में बनाएँगे, लिखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको फिर एक जो है इसका सब पॉइंट होगा, ये एक बुलेट होगा, उसके ऊपर एक पैराग्राफ आपको एटलीस्ट लिखना पड़ेगा, जो कि आपको एक बॉडी पैराग्राफ का लेक्चर जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बॉडी पैराग्राफ जो है, ऐसे का कैसे लिखा जाता है। तो उसमें फिर आपने जस्ट वन थीम को डिस्कस करना होता है, और उस थीम के ऊपर आपने एक एक बॉडी पैराग्राफ जो होता है उसमें एक थीम से ज़्यादा थीम डिस्कस नहीं किए जा सकते। तो अब मसला ये है कि आप इस पे सेपरेट अगर वो बनाएँगे सब पॉइंट्स, तो फिर उन सब के ऊपर एटलीस्ट आपको वन पैराग्राफ जो है देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो आप फिर इस तरह करें कि एक जो पैराग्राफ को मेजर हेडिंग दें, उसके नीचे इस तरह कॉमा जो है वो डाल के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वो आपस में मिलती-जुलती हों। दे शुड बी पार्ट ऑफ द सेम थीम। उनको आप यहाँ पे लिख दें, तो वो सारी चीज़ें एक पैराग्राफ में डिस्कस हो जाएँगी, और आपके पास नॉलेज भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आप ऐड कर सकेंगे ऐसे में, इंस्टेड ऑफ लिमिटाइजिंग यूएस में आप अपने आप को लिमिटिंग कर रहे हैं, आप इसमें आप कहीं न कहीं अपने आप को किसी बाउंड्री में डिफ़ाइन कर रहे हैं, इससे आप थोड़ा-सा आज़ाद हो जाएँगे, और आपका जो एसे है, उसमें वैरायटी भी आ जाएगी,
और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे डिस्कस करने के काबिल हो जाएँगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ज़हन में रखें कि ये जो आप सिंपली देखें, ये है एक फ्रेज़ और दूसरी फ्रेज़ आपके पास अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो ये है, ये है, ये है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसमें आप इन चीज़ों को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स में लिखते तो फिर सब के ऊपर आपने एक पैराग्राफ जो है वो बनाना पड़ना था आपको, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें इंटेग्रिटी ऑफ वर्ल्ड नेशंस एक लेवल ये आ गया, फिर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का लेवल आ गया, हार्मनी ऑफ सोसाइटी आ गई एंड प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। तो ये एक सीरियस थ्रेट है, ये एक राइजिंग ट्रेंड ऑफ फेक न्यूज़ है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? ये इम्पैक्ट्स हैं इंटेग्रिटी ऑफ वर्ल्ड नेशंस के ऊपर है, हार्मनी ऑफ सोसाइटी है, प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ है, ये सारे क्या हैं? इसके इम्पैक्ट्स हैं। तो इसके लिए जो है मेजर्स की ज़रूरत है, इसकी रेजिस्टेंस, फंक्शनिंग और हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको काउंटर कैसे किया जाए। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए। अब हम इसकी जो आगे जो आउटलाइन है, जो नेक्स्ट पार्ट है, उसको भी अब हम देखते हैं कि उसको किस तरह लेके चलना है और किस तरह लिखना है। ये टॉपिक आपने ज़हन में रखना है और इसको आप थोड़ा-सा आप अपने इसकी पिक्चर ले लें ताकि जो है नेक्स्ट जो इसकी आउटलाइन है, इसके साथ लिंक कर रही, वो आप आसानी से समझ सकें। लेट्स सी अब देखते हैं दूसरी आउटलाइन। जी, अब हम इसकी देख लेते हैं थर्ड जो इसकी आउटलाइन है वो बेसिकली है कंसेप्चुअलाइजिंग लिंक बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। देखें फेक न्यूज़ का लिंक भी इसके साथ है, मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, हेट स्पीच है, सोशल मीडिया है। तो ये इसका आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ जो लिंक है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमने एक मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस से एक ट्रांज़िशन से चीज़ों की तरफ आना है, तो मिस इन्फॉर्मेशन को हमने एक 2-3 एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको ये स्टूडेंट जो है सही तरीके से समझ पाया है या नहीं समझ पाया। तो कंसेप्चुअलाइजिंग लिंक बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, एक इसकी मेजर हेडिंग ये हो जाएगी। उसके बाद मैनिफेस्टेशंस ऑफ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ में किस तरह नज़र आती है, उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं डिसइन्फो लैब वाली। इस्लामोफोबिया जो है, ये भी एक जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, एक हेट स्पीच, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको भी लिया जा सकता है। मज़ीद अगर आप आगे आएँ तो आप मिस इन्फॉर्मेशन जब भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप सोशल मीडिया का रोल कहीं न कहीं इसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। रोल ऑफ सोशल मीडिया टू गिव राइज़ टू मिस इन्फॉर्मेशन बाय स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। तो एक इसकी मेजर हेडिंग ये बन जाएगी, तो इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ आप लिखें। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, जस्ट इसके ऊपर भी 1 पैराग्राफ, इसके ऊपर भी 1 पैराग्राफ और इसके ऊपर भी 1 पैराग्राफ। तो ये आपके तकरीबन ये एस्पेक्ट्स, रेलेवेंट एस्पेक्ट्स जो हैं मिस इन्फॉर्मेशन के, वो क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू फेक न्यूज़ जो हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं? तो ये इसकी 3 मैंने पहले ऑलरेडी बताया 3 लेवल्स पे हमने इसको डिस्कस किया है। पर्सनल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसपे क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, उसमें हमने देखा है कैरेक्टर असैसिनेशन एंड मिलाइनिंग पब्लिक इमेज, एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिख देंगे। हेट कैंपेन है, बुलिंग एंड हरासमेंट है। तो इसके ऊपर जो ये 3 इम्पैक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर हैं। फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? स्टाइल कैंपेन्स अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चलाई जाती हैं। अनवारंटेड क्रिटिसिज्म ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसका एक जो मिस इन्फॉर्मेशन का एक इम्पैक्ट है जो कि इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग के ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, प्रोपेगेंडा टू डैमेज बिजनेस पैटर्न, सॉरी, प्रोपेगेंडा टू डैमेज बिजनेस पैटर्न्स। मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ चलाया जाता है कि उनका जो बिज़नेस है उसको डैमेज किया जा सके। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, किसी नेशन की जो स्टैंडिंग है उसको अगर डैमेज करना है तो उसके उसके अगेंस्ट भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं। तो स्टार्टिंग इमेज ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, तो इसकी एक में नज़र आती है कि मिस इन्फॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट है उसका स्टेट का जो इमेज है, जो उसकी सॉफ्ट पावर है,
वो दुनिया में उसका इमेज ख़राब किया जाता है। उसके बाद इंसाइटिंग पीपल टू इन्वॉल्व इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द स्टेट। तो जब लोगों को उकसाया जाएगा स्टेट के अगेंस्ट सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में, स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठाने पे, तो डेफिनेटली उस स्टेट का जो है इमेज जो है वो डिस्टर्ब होगा और उससे एक नेगेटिव जो है कंसिक्वेंसेस पड़ेंगे। उसके बाद है वार ऑफ हाईजैकिंग इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के ज़रिए से जो है स्टेट को जो है उसको पोलराइज किया जाए, स्टेट को वीक किया जाए। एक इंटरनल वार्स जो हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएँ, जो कि एनिमी स्टेट पहले डायरेक्ट वार्स में जो आती थी, अब वो क्या हैं, अब वो डायरेक्ट वार में, चूँकि एक न्यूक्लियर एज में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्रॉक्सी वार्स की तरफ जाती हैं। तो उसमें जो है इन्फॉर्मेशन इस तरह की फैलाई जाती है जिससे स्टेट में जो है सिविल वार शुरू हो सके या इंटरनल जो हैं वो रेस्टलेसनेस शुरू हो सके स्टेट में। उसमें ये एक पार्ट जो है वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो है उसका एक टूल के तौर पे ये यूज़ की जाती। तो ये इसके चूँकि जो है इसके इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, चूँकि हमने जो टॉपिक था मिस इन्फॉर्मेशन, अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ फेक न्यूज़, इट्स इम्पैक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ मेजर्स को देखेंगे कि इसकी कौन-कौन सी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम इसके स्प्रेड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं या इसकी एग्जिस्टेंस फंक्शनिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम अब उनको देखते हैं। जी, अब अगर आप देखें नेक्स्ट इसकी जो मेजर इसकी बनेगी हेडिंग, वो बनेगी वे फॉरवर्ड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है, अंडरस्टैंडिंग द टर्म मिस इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हमने उसका लिंक जो है वो सोशल मीडिया के साथ डिस्कस किया है, फिर उसका हमने मैनिफेस्टेशंस को भी देखा है, फिर उसके इम्पैक्ट्स को देखा है। अब हमने मेजर्स की बात करनी, वे फॉरवर्ड या मेजर्स टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, इसकी मेजर्स कौन-कौन सी ली जा सकती हैं। तो अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं अलाइनिंग सोशल मीडिया विद स्टेट पॉलिसीज़। हम अगर सोशल मीडिया के जो, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल ही कहाँ से रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी कहीं न कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं स्टेट की, उनसे ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद प्रिंट मीडिया जो है वो भी वहीं से कहीं न कहीं उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर नहीं होती। तो ये नहीं है कि सोशल मीडिया को स्टेट के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया, जैसे तो जो मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं वो तो हाईजैक कर लेंगे सिस्टम को। सोशल मीडिया एक सेंस में एक ब्लेसिंग्स भी है कि इससे एक राइट इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक कर्स भी है, क्योंकि ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड कर रहा है। तो इसको क्या करना है, इसके ऑपरेटिंग या फंक्शनिंग को क्या करना है, स्टेट पॉलिसीज़ के साथ अलाइन कर देना है। उसके बाद दूसरा जो इसका एक मेजर्स ली जा सकती है, एस्टेब्लिशिंग फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अगर वो होंगी तो उसी वक्त वो उसको वेरीफाइड कर देंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है अगर ठीक है, अगर नहीं है तो वो उसको फिल्टर कर देंगे कि ये जो है फेक है। तो उस उनकी भी ज़रूरत है। उसके बाद नीड ऑफ ग्लोबल कंसेंसस अगेंस्ट हेट स्पीच। हेट स्पीच जो है, मिस इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले बताया ये एक बहुत प्रॉब्लम है। इसके अगेंस्ट एक ग्लोबल कंसेंसस की ज़रूरत है। इसमें जो ऑलरेडी राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कहीं न कहीं उसको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। चाहे उसके ऊपर आई थिंक कुछ डिसीजंस आए हैं यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी तरफ से भी। इसकी कहीं न कहीं एक एडजस्ट करना चाहिए कि व्हाट इज़ हेट स्पीच और उसके दरमियान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके साथ कहीं न कहीं होना चाहिए, कहीं हेट स्पीच तो नहीं है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग यूनिवर्सल लॉज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के यूज़ के लिए यूनिवर्सल लॉज होने चाहिए, जिसमें ये डिक्लेयर किए जाए कि ये चीज़ें जो हैं, ये सोशल मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको ऑपरेट कर रही हैं, उनको इन चीज़ों को जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस के रिलेटेड ये चीज़ें होंगी तो फिर ठीक है, नहीं होंगी तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको शेयर नहीं किया जाएगा, उनको फ़िल्टर कर दिया जाएगा।
तो ये कुछ चंद एक इसके स्टेप्स हैं जो आप इसको मिस इन्फॉर्मेशन काउंटर करने के लिए ले सकते हैं। बहुत सारी और भी इसके मेजर्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या आपको बताने के घर से मैंने जस्ट ये पॉइंट आउट चीज़ें की हैं। उसके बाद कंक्लूजन है, ये 8 इसकी मेजर हेडिंग बनती हैं, बाकी इसके सब पॉइंट्स हैं। तो ये जो मैंने फ्रेजेज़ में लिखे हैं इसके सब पॉइंट्स, अगर आपकी थोड़ी-सी इसके ऊपर ग्रिप नहीं है तो आप इनको सेंटेंसेस में लिखें। मैं ख़ास तौर पे जो भी बिगिनर्स हैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपकी आउटलाइन जो है सेंटेंसेस में होनी चाहिए। कहीं न कहीं वो फ्रेजेज़ में कोई न कोई मिस्टेक कर देते हैं, उनको सही लिंक करना नहीं आता। तो ये ज़रूरी है कि आप आपके अगर इस पे प्रैक्टिस है तो फ्रेज़ में लिखें, वरना इनको सेंटेंस में लिख दें। तो वो थोड़ी-सी उसमें क्लैरिटी भी आ जाती है। ये डिपेंड करता है ऐसे टू ऐसे कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी क्लियर करा देता हूँ। अब ये एक मेजर हेडिंग है, इसके नीचे जो है मैंने ये फ्रेज़ में लिखी है। अब मैं जो इसके नीचे लिखूँगा सारी जो सब पॉइंट्स हैं वो भी मैं फ्रेज़ में ही लिखूँगा, क्योंकि फर्स्ट मैंने फ्रेज़ में लिखा है। ये एक दूसरी मेजर हेडिंग है कंक्लूजन की, ऐसे कोई और भी आप ले लें। वहाँ पे अगर मैंने पहला लिखा है जो सब पॉइंट है सेंटेंस में, तो उसमें जो भी 3-4 पॉइंट रिमेनिंग जो हैं वो भी मैं सेंटेंस में लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि सर हमने जो ऐसे है वो सारा ही अगर हमने स्टार्ट किया है सेंटेंस में आउटलाइन बनानी, तो फिर हम सेंटेंस में ही आउटलाइन सारी बनाएं। अगर हमने फ्रेजेस में बनानी स्टार्ट किए कि हम फ्रेजेस में बनाएं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो एक मेजर हेडिंग होती है उसके लिए ये रूल है, अगर आपने फर्स्ट उसका सब पॉइंट जो है वो फ्रेज में बनाया है तो फिर बाकी भी 3-4-5 जो भी सब पॉइंट्स हैं वो भी फ्रेज में बनाने हैं। अगर सेंटेंस में बनाया है तो वो भी बाकी भी सेंटेंस में बनाना। बाकी अगली नेक्स्ट जो हेडिंग होती है उसमें आपके ऊपर होता है, चाहे वो सेंटेंस में बनाए चाहे फ्रेज में बनाए। अगर एक ही फॉर्मेट हो तो तभी भी अच्छा होता है, अच्छी चीज़ है। बाकी ऊपर जो अगर सेंटेंस लिखा हुआ है ये फ्रेजेस में है तो ये भी कोई हर्ज नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वे फॉरवर्ड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, ये फ्रेज है तो नीचे हमने फ्रेज में लिखना है सेंटेंसेस में, ये कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी बिल्कुल ऐसे रेलिवेंट लिखा होना चाहिए, ठीक लिखा होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इनको इतना ज़्यादा जो है इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो लेकिन मैंने आपको क्लैरिटी खातिर ये बता दिया है कि इस तरह आप कर सकते हैं। आपको अलाउ है कि अगर एक जो है आपकी मेजर हेडिंग उसके नीचे आपने सेंटेंस में लिखा है तो बाकी भी सेंटेंस में लिखनी है उस मेजर हेडिंग के नीचे। और नेक्स्ट में अगर आपने हेडिंग में आपने सेंटेंस स्टार्ट लिया ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो बाकी भी सेंटेंस में लिखनी है। तो मैंने कोशिश की है कि आउटलाइन जो है आपको क्लियर तरीके से एक टॉपिक को लेकर समझा सकूं। फिर भी इसमें कोई ना कोई एम्बिग्विटी, कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है डेफिनेटली। तो आपने कोशिश करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है जल्द से जल्द जो है उसको, आपके क्वेश्चन को जो है एड्रेस करूँ, आंसर करूँ, ताकि आपको जो है क्लैरिटी हो। बाकी भी कोई और चीज़ की यहाँ पे समझ ना आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस सेंस में, कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में। तो बाकी इसके अलावा जो है अब इसी टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेंगे, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इंट्रोडक्शन को किस तरह लिखा जाता है। बॉडी पैराग्राफ है, थीसिस स्टेटमेंट है, काउंटर स्टांस का जो पैराग्राफ है, कंक्लूजन है, वो सब उसके आपको लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको भी समझ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लिखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन को किस तरह बनाना है। तो उस वक्त तक आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये हमने किस तरह लेके आउटलाइन को आगे चलना है। थैंक यू सो मच।